हेलो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो वीडियो हम लोग देने वाले हैं वो दे रहे हैं अप टू द जूनियर कॉलेज लेवल। गाइस, माई सेल्फ धीरज पाटिल एंड आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ द केमिस्ट्री JM पटेल कॉलेज भंडारा। जनरली हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं 11th-12th लेवल एंड JEE नीट की जब हम लोग तैयारी करते हैं तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछ लेते हैं। इसके अलावा जब हम लोग 11th-12th कर लेते हैं एंड हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या फिर हायर एजुकेशन ख़त्म करने के बाद कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के साथ कि जनरली उनके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। एंड हम लोग एज अ स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है थ्योरी के ऊपर। गाइस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। इसलिए हमारे कॉलेज की तरफ से, दैट इज़ फ्रॉम द JM पटेल कॉलेज भंडारा, इसकी तरफ से हमने इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना हमारे एरिया के जो जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सी प्रैक्टिकल नॉलेज में हेल्प मिले। उसी के रिगार्डिंग गाइज मैं आप लोगों को आज ये वीडियो देने वाला हूँ। हमारा आज का जो वीडियो है गाइज ये है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनाते हैं एंड इनका यूज़ क्या हो सकता है। गाइस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जनरली हम लोग जब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स हम लोग परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशंस। एंड बेसिकली जब हम शुरुआत करते हैं, इनिशियल लेवल पे जाते हैं तो आप लोग एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, परफॉर्म भी करते हो। लेकिन क्या हमें पता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्यों किया जाता है, किस लिए उसका आगे चलकर यूज़ होता है? क्योंकि जब भी हम लोग कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए होता है जो कि स्टैंडर्ड हो। एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके हम लोग किसी दूसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेक कर सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसे भी हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ये कैसे होता है? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है गाइस? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन whose concentration is exactly known, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली नोन होता है एंड ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है गाइस, राइट। सिमिलरली जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं गाइस, इसे हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक जो होता है इसे आप लोग कहते हो प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एंड दूसरा जो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा गाइस, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा होगा कि एसिड्स एंड बेस के बीच में हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, लेकिन रीज़न क्या होता है उसके पीछे का ये हम लोगों को जो कई बार पता नहीं होता, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। जनरली आप लोग ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH का टाइट्रेशन करते हो या फिर HCl वर्सेस NaOH का टाइट्रेशन करते हैं ना, एसिड एंड बेस बाय यूजिंग एन इंडिकेटर फिनोप्थैलिन, ऐसा इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें एग्जैक्टली पता होता है गाइस, इन्हें हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। सो गाइस, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन होता है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स मीन्स व्हाट? सबसे पहले इसे भी समझ लेते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या होता है गाइस? प्राइमरी स्टैंडर्ड्स मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर एक्सट्रीमली प्योर, दीज आर एक्सट्रीमली प्योर, अगेन दीज आर हाईली स्टेबल, now highly stable means what? Generally these do not react with the oxygen or the water in the atmosphere, right? easily ये रिएक्ट नहीं होते, ये हाईली स्टेबल होते हैं। एंड अगेन इनकी खासियत ये होती है कि दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये ज़्यादा होता है गाइस। प्राइमरी स्टैंडर्ड में हम लोग कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल
K2Cr2O7, इसे आप लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से जानते हो। इवन हम लोग यूज़ कर सकते हैं गाइस ऑक्सैलिक एसिड, हम लोग यूज़ कर सकते हैं सक्सिनिक एसिड, इवन पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का इस्तेमाल भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके जो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नाउ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब क्या गाइस, कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंजेस, concentration does not changes with time, टाइम के साथ इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है गाइस। मीन्स एग्जैक्टली हम लोग इसमें क्वांटिटी वे आउट करेंगे एंड उतनी ही क्वांटिटी को डिसॉल्व करेंगे, एंड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस एक केयर हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा जितना सोल्यूट का वेट हम लोगों ने काउंट किया है, वे किया है, वो पूरा का पूरा प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना ही चाहिए, है। इसे हम लोग कहेंगे गाइस प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, या फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड पे जाने से पहले ऐसे केमिकल्स जिन्हें हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कहेंगे, व्हाई सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स इन्हें हम लोग क्यों कहते हैं, तो इनकी जो प्यूरिटी होती है ये एक्सट्रीम नहीं होती। मीन्स दे कंटेन्स लिटल बिटल इम्प्यूरिटी, हम लोग कह सकते हैं कि इनमें थोड़ी सी तो भी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट हो सकती है, या फिर अगर ये प्योर है भी तो दीज आर नॉट हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल नहीं होते हैं गाइस, मतलब ये थोड़े अनस्टेबल है। एंड इफ दीज आर अनस्टेबल दीज आर रिएक्टिव, और ये अगर रिएक्टिव हैं तो ये एटमॉस्फेरिक एयर या फिर मॉइस्चर के साथ कंबाइन हो सकते हैं। जनरली दीज केमिकल्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, these are hygroscopic in nature, means what, they have the ability to absorb water from the atmosphere, and जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे गाइस, तो ऐसे केस में हमें जो एग्जैक्ट वेट डिसॉल्व करना था सॉल्यूशन बनाने के लिए वो नहीं होगा। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ द सोल्यूट ये चेंज होगा, एज अ रिजल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल ऑल्सो चेंजेस, एंड देयरफॉर इन्हें हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं गाइस। एंड इनमें अगर हम लोग एग्जाम्पल दे तो सिंपल एग्जाम्पल होता है NaOH, इसका भाई KOH, देन इसके अलावा HCl, इवन सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनका काफ़ी ज़्यादातर इनका इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी रिएजेंट्स के रूप में, बराबर है। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं गाइज, ये इन्हें हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के अंदर रखते हैं। मीन्स इनमें हम लोग कितनी भी कोशिश करें कि एग्जैक्ट वेट को ट्रांसफ़र करें तो नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन इनका चेंज होता है। तो फिर इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना बना, आपने सॉल्यूशन तो बना लिया, फॉर एग्जांपल NaOH का सॉल्यूशन आपने बना लिया, किसी ने कहा 1 नॉर्मल का बना दीजिए या 1 मोलर का बना दीजिए, तो ऐसे केस में आप लोग मोलरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देन उसमें से वेट रिक्वायर्ड करेंगे, बिल्कुल ढूंढ लेंगे, एंड देन सॉल्यूशन बनाएंगे। बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि वो सॉल्यूशन एग्जैक्ट उस मोलर का नहीं होता। तो फिर उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, या उस सॉल्यूशन का एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो उस सॉल्यूशन का एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गाइस प्राइमरी स्टैंडर्ड का। प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग मोलरिटी इक्वेशन। आप लोग मोलरिटी इक्वेशन को जानते होंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जैसे ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, मान लेते हैं, जरूरी नहीं आप इसे भी प्राइमरी स्टैंडर्ड मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो आपको इसका वॉल्यूम पता है, बिल्कुल। अगर ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली पता है। फिर आप लोग टाइट्रेशन जब करोगे तो आप लोगों को टाइट्रेशन की रीडिंग मिलेगी, दैट इज V2, बराबर है। एंड देयरफॉर
we can determine the value of the M2 by using the equation M1V1 upon V2 guys। देखिए, तो जो आपके पास ऐसा सॉल्यूशन था जिसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमें डाउट था, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, जिसे आप लोग मोलरिटी इक्वेशंस कहते हो। बराबर है। इसमें एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम एग्जैक्टली हमें पता होगा, दूसरे का कितना वॉल्यूम कंज्यूम होने वाला है ये फाइंड आउट करेंगे, एंड उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, गाइस ये चीज़ पता हो गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो मोलरिटी टर्म मैंने यूज़ किया ये कैसे आता है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, एंड हम लोग सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते समय हम लोगों को कोई ना कोई एक कॉन्सेंट्रेशन का तरीका सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस वगैरह, मोलैलिटी ये भी पढ़ा होगा। बेसिकली हम लोग जब लेबोरेटरी में डील करते हैं तो नॉर्मल सॉल्यूशंस एंड मोलर सॉल्यूशंस इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गाइस। एंड सबसे पहले हम लोगों को मोलरिटी, मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो टर्म डिस्कस कर रहा हूँ मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, उससे हम लोग कैसे कॉन्सेंट्रेशन, किस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, उसके लिए वेइंग कैसे करना पड़ेगा, कितना वेट सोल्यूट का रिक्वायर्ड होगा, ये हम लोग पहले डिस्कस करते हैं गाइस। बेसिकली मोलरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने मोलरिटी को ऐसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया होगा, एंड इसे अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट और यू कैन से डिसॉल्व प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन गाइस। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम लोग बात करें, इसे मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ बाय मोल, ये हो गया नंबर ऑफ मोल, तो पर लीटर इसे आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल पर लीटर। और जब भी कभी हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह देखते हैं तो कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोलर में दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मोलरिटी का मतलब क्या हो गया गाइस, कि मोलरिटी means number of moles of the solute that is dissolved in the 1 liter solution of 1 liter volume of a solution। Now molarity की अगर बात करें guys तो इस टर्म को समझिए। मोलरिटी को हम लोगों ने ऐसे कहा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लेकिन क्या नंबर ऑफ मोल्स का मतलब पता है? नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट जिसे हम लोग जनरली W2 से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, and divided by molecular weight of solute, molecular weight of solute that is M2 into V in a liter। ये मोलरिटी की डेफिनेशन है। लेकिन अब जरा सोचिए, जब लेबोरेटरी में आप लोग डील करोगे तो क्या सॉल्यूशन की क्वांटिटी हमेशा लीटर्स में बनाएंगे? नहीं। हम लोग जो लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं उसमें अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड होता है इट इज़ रिक्वायर्ड इन mls, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में हम लोग सॉल्यूशंस लेते हैं और टाइट्रेशन के रिजल्ट्स निकालते हैं गाइस। जनरली इसे हमें लेना होता है इन द ml, v इन ml। लेकिन जैसे कि डेफिनेशन मैंने आपको बताया मोल पर लीटर, इसका जो यूनिट आना चाहिए ये आना चाहिए लीटर में ही। तो वॉल्यूम को v को जो ml में है उसे लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000 गाइस। एंड यहाँ पर अगर 1000 रखते हैं तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। एंड वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज W2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट M2, एंड ये हो गया मोलरिटी। अब यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि पर्टिकुलर मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को बनाने के लिए वेट कितना लगेगा, वेट ऑफ द सोल्यूट दैट इज W2। इस फॉर्मूले को अगर आप अरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। चलिए मैं 100 ml बना रहा हूँ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन बनाते हैं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा गाइस 1000। गाइस अब ये कैसे? चलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी आर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। गाइस ऑक्सैलिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है
C2H4O2 एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट ये थोड़ा सा हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये होता है 126 ग्राम पर मोल। जनरली मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट तो नहीं होता, बट अभी हमने ग्राम में फाइंड आउट किया तो इसे ग्राम पर मोल में देना पड़ेगा। इसे किलोग्राम में फाइंड आउट करोगे तो ये किलोग्राम पर मोल में आएगा। तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए वेट कितना लगेगा, 0.1 इंटू, मैंने कहा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है 126, ठीक है, इंटू 100 ml। 100 ml प्रिपेयर करना है गाइस एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1000। गाइस इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो इसके कैलकुलेशन से आप लोगों को पता चलेगा कि ये आ जाएगा 1.26 ग्राम। 1.26 ग्राम मतलब मुझे 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है। कितना बनाना था, 100 ml। 100 ml ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है जिसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। तो उसके लिए मुझे 100 ml सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी को डिसॉल्व करके देखना है, 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। नाउ गाइस ये जो पार्ट है इस सॉल्यूशन के प्रिपरेशन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेइंग कैसे करानी है, एग्जैक्ट उतना वेट ट्रांसफर होना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। सो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा है, मोलरिटी इक्वेशन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए वेट कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से। और हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने क्या लेना है, 0.1 मोलर का। तो गाइस 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें जो वेट लगने वाला है वो लगने वाला है 1.26 ग्राम। गाइस काफ़ी क्रूशल पॉइंट होता है ये कि हाउ टू चेक द एग्जैक्ट वेट। वेट काउंट करने के लिए हमारे पास वेइंग बैलेंसेस होते हैं। केमिस्ट्री लैब में जनरली 2 टाइप के वेइंग बैलेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, और भी वेइंग बैलेंसेस होते हैं। ये जो वेइंग बैलेंस है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल वेइंग बैलेंस, एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हालांकि ये क्लासिकल हो चुका है, मतलब काफ़ी पुराना कंसेप्ट हो गया। इसमें कैलकुलेशंस करने में या वेइंग कराने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है गाइस। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पैन्स भी हैं, है ना, एंड एक पैन में हम लोग वेट्स रखते हैं। अब इसके जो वेट्स हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं एंड काफ़ी कम क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर वे कर सकते हैं गाइस। देखिए ये कुछ ऐसे वेट्स होते हैं। ये जो वेट्स है, इन वेट्स को हम लोग अरेंज करेंगे एक साइड के पैन में, एंड दूसरी साइड में हमें जो केमिकल लेना है ऑक्सैलिक एसिड, उसे हम लोग उस पैन में नहीं रखते, उसे हम लोग रखते हैं इस बॉटल में, जिसे हम लोग वेइंग बॉटल्स कहते हैं। ये वेइंग बॉटल्स है। इस वेइंग बॉटल का पहले हम लोग एग्जैक्ट वेट काउंट करेंगे, बराबर है। पहले इस वेइंग बॉटल का एग्जैक्ट वेट काउंट कराएंगे एंड देन आफ्टर उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट 1.26 ग्राम इतना वेट ऐड कर देंगे और फिर उसे बैलेंस करेंगे। जब 1.26 ग्राम एग्जैक्टली वे हो जाएगा तो हम लोग इस वेट को ट्रांसफ़र कर देंगे इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। लेकिन यह है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, राइट। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अभी सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, लेकिन सॉल्यूशन बनाते समय हम लोग इसके ऊपर रखते हैं पहले फनेल, देन इस अंदर का इसका वेइंग बैलेंस के अंदर, वेइंग बॉटल के अंदर का जो ऑक्सैलिक एसिड जिसका वेट हम लोगों ने लिया है, इसे ट्रांसफ़र करते हैं। कंप्लीट ट्रांसफ़र होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफ़र होना ही चाहिए। उसके लिए अब कई लोग ऐसा भी तरीका यूज़ करते हैं कि जो भी पार्टिकल्स यहाँ पर स्टिक हुए होंगे उसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल वाटर लेकर डिजोल्व कर देंगे एंड पूरे वेट को फिर पूरे सॉल्यूशन को फिर से फनेल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। एज अ रिजल्ट पूरा का पूरा जो ऑक्सैलिक एसिड होगा वो यहाँ इस कंटेनर में आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आ जाएगा गाइस। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द वॉश बॉटल, इन्हें हम लोग वॉश बॉटल कहते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और फिर अच्छे से पूरे के पूरे सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं एंड डिज़ोल्व होने के बाद हम लोग इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 100 ml। ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये 100 ml कैपेसिटी का है एंड यहाँ पर आप लोगों को मार्किंग दिख रही है। गाइस वॉल्यूम मेकअप करते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि जो लोअर मिनिस्कस होता है ये इस मार्किंग के साथ टच होना चाहिए। गाइस ये तो एनालिटिकल वेइंग बैलेंस काफ़ी पुराना है, लेकिन आजकल ज़माना जैसा एडवांस हो गया वैसे लेबोरेटरीज भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई एंड हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल वेइंग बैलेंस। ये काफ़ी कम टाइम में
काफ़ी एक्यूरेसी के साथ वेट काउंट कराने में हमारी हेल्प करता है। आप लोगों ने ऐसा वेट बैलेंस देखा होगा सुनार के दुकान में। बराबर है। ये बॉक्स क्यों लगा है सर, ये पैक क्यों है? ये पैक इसलिए है क्योंकि जब हम लोग एग्जैक्ट वेइंग करेंगे, अभी ये ऑन की स्टेज में है यहाँ पर अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट वे करने की कोशिश करते हैं, जैसे वेइंग बॉटल, एम्प्टी वेइंग बॉटल का, तो पहले बॉटल को रख देंगे, फिर इसे क्लोज कर देंगे ताकि हवा के कारण यहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए। इतना स्टैंडर्ड काम होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते समय। क्या आप लोगों ने देखा है कभी सुनार इसे ओपन रख के वेट करता है? नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो वेट एक्यूरेट आएगा ही नहीं एंड प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नाउ यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना वेट ट्रांसफ़र कर देंगे एंड देन आफ्टर उसे डिजोल्व करके वॉल्यूम मेकअप करेंगे गाइस। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन के तैयार आ गया, ये जो सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया गाइस। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम के साथ चेंज भी नहीं होगा एंड दूसरी चीज़ इसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नाउ ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसे हम लोग टाइट्रेट करते हैं ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है, जनरली सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल NaOH, एंड यही हम लोग टाइट्रेशन में भी कैरी आउट करते हैं। अब टाइट्रेशन कैसे कैरी आउट करते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइज, सॉल्यूशन रेडी होने के बाद हमारा काम आता है टाइट्रेशन का। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हैंडल नहीं कर सकते बराबर। अब हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें तो डिस्कस कर सकते नहीं। हम लोग ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH को कैसे टाइट्रेट करते हैं ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था गाइज, उसमें से मैंने 10 ml सॉल्यूशन इस कोनिकल फ्लास्क में लिया विद द हेल्प ऑफ द पिपेट। गाइस पिपेट को हैंडल करना भी एक आर्ट है ना। पिपेट को बराबर तरीके से हैंडल करनी चाहिए, कुछ इस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए एंड देन ये मार्किंग है। 10 ml सॉल्यूशन लिया मैंने कोनिकल फ्लास्क में एंड ब्यूरेट, इसे हम लोग ब्यूरेट कहते हैं। देखिए इस ब्यूरेट को ठीक से देखो, यहाँ पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भरा हुआ है, कहीं पर भी एयर बबल नहीं है कहीं पर भी एयर बबल बिल्कुल नहीं है गाइस। एंड देन आफ्टर ये जो 10 ml सॉल्यूशन लिया है मैंने ऑक्सैलिक एसिड का, इसमें मैं 1-2 ड्रॉप ऐड कर दूंगा गाइस फिनोप्थैलिन इंडिकेटर के, क्योंकि ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। अभी हम लोगों ने इसे एसिड के अंदर डाल दिया है इसलिए ये कलरलेस सॉल्यूशन है गाइस। एंड जब इसे आप लोग टाइट्रेट करोगे विद द हेल्प ऑफ NaOH, देखिए टाइट्रेशन करते समय ये कोशिश करिए कि ब्यूरेट से जो सॉल्यूशन जाएगा वो डायरेक्टली कोनिकल फ्लास्क के अंदर के सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा इस, एंड देन उसे आप लोग प्रॉपर तरीके से शेक कर सकते हैं। जनरली कोनिकल फ्लास्क के नीचे वाला जो एरिया होता है इट शुड बी वाइट हो सकता है। आप लोगों को ब्यूरेट रीडिंग की तरफ अभी ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि सॉल्यूशन का कलर कैसे चेंज होगा। फिनोप्थैलिन ये ऐसा इंडिकेटर है गाइस जो अल्कलाइन मीडियम में जाने के बाद अपना कलर चेंज कर देता है एंड उसका कलर जो होता है ये होता है पिंक कलर। उसका कलर कैसे हो जाता है? पिंक कलर। जैसे ही सॉल्यूशन में हल्का सा पिंक कलर आ जाए जो कि कांस्टेंट रह जाएगा कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, देखिए अभी इसमें कोई भी पिंक कलर डेवलप नहीं हुआ लेकिन हो रहा है जैसे जैसे ड्रॉप यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो जैसे ही हल्का पिंक कलर डेवलप हो जाएगा आप लोग समझ लेंगे कि सॉल्यूशन का एंड पॉइंट आ गया, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड टाइट्रेशन के एंड पॉइंट के बाद कैलकुलेशंस कैसे करते हैं गाइस ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि टाइट्रेट करते समय आपका ध्यान बिल्कुल कोनिकल फ्लास्क एंड उसके अंदर के सॉल्यूशन के ऊपर होना चाहिए क्योंकि उसमें कलर चेंजेस हो रहे हैं। अभी शायद आप लोगों को ये विजिबल ना हो लेकिन जैसे ही इसमें कलर चेंज आ जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका एंड पॉइंट कैसे आप लोग काउंट करते हो। ऑलमोस्ट हमारी टाइट्रेशन की एंडिंग आ चुकी है गाइस क्योंकि इसमें पिंक कलर डेवलप होना चालू हुआ है। अब ये क्यों हुआ डेवलप? क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है गाइस एंड NaOH अल्कली है। तो हमने कोनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड लिया था एंड NaOH उसे न्यूट्रलाइज करेगा और जब NaOH पूरी ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा एंड सॉल्यूशन में NaOH बच जाएगा तो फिनोप्थैलिन अपना कलर चेंज कर देगा एंड ये हो जाएगा पिंक कलर का, हो जाएगा गाइस पिंक कलर का। अब देखिए गाइस इस सॉल्यूशन का जो कलर है ये थोड़ा सा
पिंक टर्न हो चुका है। आपको काफ़ी अच्छे से इसे ऑब्जर्व करना है। ये अगर कलरलेस होता है तो इसमें आप लोग NaOH फिर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं इसे अगेंस्ट द लाइट देख रहा हूँ तो इसमें पिंक शेड आ चुका है एंड इसमें आप लोग फिर से NaOH ऐड करोगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क एंड डार्क बनते जाएगा गाइस। इस तरीके से आप लोगों का ये टाइट्रेशन होता है गाइस। एंड देखिए पिंक कलर आ गया एंड अब आप लोगों को चेक करना है ब्यूरेट की रीडिंग को। जैसे इसका टाइट्रेशन करते समय मेरे पास जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है क्या, नहीं है। नाउ इसका कैलकुलेशन कैसे करते गाइस ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। है जैसे कि हमें इस NaOH की मोलरिटी को फाइंड आउट करना था तो हम लोग मोलरिटी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। गाइस सपोज करिए कि ये है फॉर NaOH एंड ये डाटा है फॉर ऑक्सैलिक एसिड। तो गाइस आपके पास फाइंड आउट करने के लिए क्या है, M2, हमें M2 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, M1V1 डिवाइडेड बाई V2। गाइस यहाँ पर मोलरिटी हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड की बिल्कुल फिक्स थी, दैट इज 0.1 मोलर। वॉल्यूम हम लोगों ने कितना लिया था, 10 ml लिया था। एंड ब्यूरेट रीडिंग को देखिए, मेरे पास जो ब्यूरेट रीडिंग है ये ऑलमोस्ट 15.8 के आसपास है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी वैल्यू मिलेगी गाइस ये मोलरिटी हो जाएगी किसकी, NaOH की। आप लोग कैलकुलेशन चेक करेंगे, इसकी जो मोलरिटी आएगी ये इतनी हो जाएगी। मीन्स हम लोगों ने जो NaOH सॉल्यूशन बनाया था ये NaOH सॉल्यूशन अब कैसा हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्डाइज हो गया। हमें पता चल गया हमारे पास का NaOH जो है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इस तरीके से आप लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन कैरी आउट कर सकते हो गाइस। इसकी जो वैल्यू आएगी इस 0.8 0.9 के आसपास हो सकती है, सॉरी 0.08 0.09 के आसपास हो सकती है गाइस। आप लोग चेक करके देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं एंड उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अदर सॉल्यूशंस। थैंक यू।